हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 हिंदी विषय के लिए जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनकी हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए ये वीडियो है, जिसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर चैप्टर से करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला सवाल है, भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय ईरानी उपशाखा में कौन सा विकसित रूप शामिल नहीं है। ऑप्शंस है ईरानी, दरद, भारतीय आर्य या प्राकृत। तो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, विकसित रूप, कौन सा विकसित रूप शामिल नहीं है। तो जो भारोपी परिवार की भाषा है उसमें ईरानी शाखा से जो है ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाओं का संबंध हम मानते हैं, पर प्राकृत जो है वो ऐतिहासिक है, विकसित नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका प्राकृत, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत जो है वो विकास का ऐतिहासिक भाषिक चरण है, स्वतंत्र उपशाखा नहीं है। ईरानी जो है भारतीय ईरानी शाखा का प्रमुख भाग है। इसके बाद आता है दरद जो भारतीय ईरानी परिवार से मानी जाती है, और इसके बाद जो आपका प्राकृत है, भारतीय आर्य, ये भी भाषाएं जो है इसी शाखा का प्रमुख भाग है। अगला सवाल हम देखते हैं, भारतीय आर्य भाषाओं का सही कालक्रम क्या है। ऑप्शंस हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत। पाली, प्राकृत, वैदिक अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश हिंदी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्रम क्या होता है, सबसे पहले आती है आपकी वैदिक संस्कृत, फिर आती है लौकिक संस्कृत, फिर आती है पाली और फिर आती है प्राकृत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाली पहले आती है, प्राकृत बाद में आती है, वैदिक तो आपकी सबसे पहले आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, प्राकृत आपको बाद में दिया है और पाली पहले दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन है कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या शब्दानुशासन। तो कीर्तिलता जो है ये ज्योतिरीश्वर अवहट शब्द जो है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिलता है इस शब्द का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। कीर्तिलता जो है वो विद्यापति जी की रचना है। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो अवहट की रचनाएं हैं, पर इसके बाद में की है। अवहट शब्द का जो प्रयोग मिलेगा वो आपको मिलेगा वर्ण रत्नाकर में। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, तो वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की रचना है। तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेता है। कीर्तिलता विद्यापति जी की हो जाएगी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा गया था, और शब्दानुशासन जो है वो हेमचंद जी की प्रसिद्ध व्याकरणिक रचना है, ये भी पूछता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन है हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी और खड़ी बोली। तो हिंदी के लिए अमीर खुसरो ने जो शब्द दिया था वो था हिंदवी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो ने जो भारतीय लोक भाषा है उसके लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। उन्हें खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक प्रमुख कवियों में से माना जाता है। हिंदी व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन इसमें हिंदवी पूछा है तो हिंदवी जो है वो अमीर खुसरो ने शुरू किया था। हिंदुस्तानी जो है वो बाद का व्यापक भाषिक नाम है, और खड़ी बोली जो है वो विशिष्ट बोली या भाषिक रूप का नाम है। अगला सवाल है, पाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये प्रथम देश भाषा है, बुद्ध के उपदेश इसमें है, ये संयोगात्मक भाषा है या यह वियोगात्मक भाषा है। तो पाली भाषा में आपको बुद्ध के उपदेश मिलेंगे और ये पहली देश भाषा भी है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। संयोगात्मक और वियोगात्मक में क्या हो जाता है, तो ये जो है आपकी वियोगात्मक भाषा है, इसलिए इसको संयोगात्मक आप नहीं बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये संयोगात्मक भाषा है, ये गलत है। पाली को देश भाषा की प्रारंभिक साहित्यिक से जोड़ा जाता है, और बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो त्रिपिटक ग्रंथ आपको पाली में ही मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है वियोगात्मक प्रवृत्ति पाली के भाषिक विकास की विशेषता है, तो संयोगात्मक ना होकर के ये वियोगात्मक है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। उकार बहुला, दो वचन, संयोगात्मक ढांचा या वियोगात्मक प्रकृति। तो अपभ्रंश भाषा में वियोगात्मक प्रकृति विकसित हो रही थी, इसीलिए इसमें संयोगात्मक नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 3 और आंसर्स मिल जाएंगे कि अपभ्रंश जो है वो उकार बहुला भाषा है, इसमें आपके एक वचन और बहुवचन, दो वचन होते हैं, और ये वियोगात्मक प्रवृत्ति इसकी विशेषता है। ठीक है, और संस्कृत की संयोगात्मक व्यवस्था कमजोर हो रही थी, और उसकी जगह पर क्या आ रही थी, स्वतंत्र परसक जुड़ करके वियोगात्मक भाषा आ रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन है शब्दानुशासन, कीर्तिलता, प्राकृत पैंगलम या दोहा कोश। तो ये जो पंक्ति है, भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, ये ली गई है प्राकृत पैंगलम से। प्राकृत पैंगलम आपको याद रखना है कि अपभ्रंश या प्राचीन हिंदी के अध्ययन में इसका उल्लेख किया जाता है। शब्दानुशासन तो हमने पढ़ा है कि हेमचंद जी की व्याकरण संबंधी रचना है। कीर्तिलता जो है वो विद्यापति जी की अवहट की रचना है। और दोहा कोश जो है वो दोहा काव्य परंपरा से जुड़ी है। तो भल्ला हुआ जो मोरिया मारिया बहिड़ी महारा कंतु, ये ली गई है प्राकृत पैंगलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जिस भाषा का विकास हुआ है उपभाषा का, वो होती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती है, आपको याद रखना है, ए, बी और सी। ए इज अवधी, बी इज बघेली एंड सी इज छत्तीसगढ़ी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जिस उपभाषा का विकास हुआ है वो है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से आई है। राजस्थानी भी आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से आई है। और बिहारी भाषा जो है वो मागधी अपभ्रंश से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मागधी अपभ्रंश से किन भाषाओं का विकास नहीं हुआ है? ऑप्शन है बिहारी, बंगाली, उड़िया या गुजराती। तो मागधी अपभ्रंश से आपसे बिहारी, बंगाली और उड़िया, इन तीनों का हुआ है विकास। पर गुजराती का जो है वो आपका शौरसेनी या पश्चिमी अपभ्रंश में आती है। तो ऑप्शन नंबर डी गुजराती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलेरी जी या भोलानाथ तिवारी। तो पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उन्होंने अपभ्रंश और देश भाषा की रचनाओं को आदिकाल के अध्ययन में अलग अलग रूपों में देखा था, तो उन्होंने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना था और गुलेरी जी ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। और भोलानाथ तिवारी का योगदान जो है वो भाषा वर्गीकरण और भाषा वैज्ञानिक विवेचन में है। अगला सवाल देखते हैं, पौमचर्यू किसकी रचना है? तो पौमचर्यू जो है वो अपभ्रंश की रामायण कहलाती है। ठीक है, और अपभ्रंश की रामायण की रचना की थी अपभ्रंश के वाल्मीकि ने। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है या पौमचर्यू किसकी रचना है? ये दोनों सवाल पूछता है। ऑप्शन है स्वयंभू, धनपाल, जोइंदू या राम सिंह। तो स्वयंभू जो है इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी रचना जो है पौमचर्यू, जो जैन रामायण है, इसलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है, जैन रामायण परंपरा है पौमचर्यू। याद रखना, पौमचर्यू या पौमचर्यू ऐसा लिखते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला और प्रमुख महाकवि भी माना जाता है। धनपाल जी की प्रसिद्ध रचना है भविष्यत। जोइंदू की प्रमुख रचना है परमात्मा प्रकाश और योगसार। और राम सिंह जो है वो पाहुड़ दोड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, अपभ्रंश को देश भाषा ना मानकर परिनिष्ठित भाषा किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या धीरेन्द्र वर्मा। तो अपभ्रंश को साहित्यिक या परिनिष्ठित भाषा के रूप मानने पर जोर दिया है डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने मध्य देशी या सौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की परिनिष्ठित भाषा माना, इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह करेक्ट आंसर है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश, अवहट और भाषिक वर्गीकरण पर काम किया था। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी का नाम दिया। और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के रूप में माना। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा मतभेद में भी रहता है। तो परिनिष्ठित अपभ्रंश के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रथम साहित्यिक प्रयोग किस रचनाकार ने किया? ऑप्शन है अमीर खुसरो, लल्लू लाल, सदल मिश्र या इंशाअल्लाह खान। तो खड़ी बोली का पहला साहित्यिक प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है इन्होंने आरंभिक प्रथम प्रमुख साहित्यिक प्रयोगकर्ता और प्रथम प्रमुख कवि के रूप में इनको माना जाता है। और इनकी पहेलियां और मुकरियों में खड़ी बोली का आरंभिक साहित्य मिलता है। लल्लू लाल जो है उन्होंने आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य को प्रतिष्ठित किया। सदल मिश्र जी है वो प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य के प्रमुख लेखक है। और इंशाअल्लाह खान जो है वो रानी केतकी की कहानी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौरसेनी अपभ्रंश का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है मथुरा के आसपास, मगध, महाराष्ट्र या सिंध।
तो शौरसेनी अपभ्रंश जो आपको मिलेगी वो मिलेगी मध्य प्रदेश, मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मथुरा के आसपास। शौरसेनी जो है हमको ये परंपरा पश्चिमी हिंदी भाषाओं के विकास से जोड़ी जाती है। तो मगध क्षेत्र का संबंध मागधी भाषा से है, महाराष्ट्र महाराष्ट्री से है और सिंध जो है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट है अपभ्रंश का महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन है पौंचर्यू, महापुराण, भविष्य कहा या संदेश रासक। तो हमने आपको बताया कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को स्वयंभू की रचना है जिसको जैन रामायण कहा जाता है। पौंचर्यू तो रामायण महाकाव्य है, तो पौंचर्यू को भी महाकाव्य माना जाता है, इसलिए अपभ्रंश का महाकाव्य कहा जाता है पौंचर्यू को, और स्वयंभू को पौंचर्यू जो है इसको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। स्वयंभू का पौंचर्य अपभ्रंश की अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्यात्मक रचना है। ये जैन रामायण की अपभ्रंश परंपरा में लिखी गई है। पुष्पदंत का जो महापुराण है वो अपभ्रंश महाकाव्यात्मक ग्रंथ है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में वो पौंचर्य ज्यादा सही है। भविष्य जो है वो कथा प्रधान रचना है और संदेश राशक जो है वो अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन कवियों ने किस काव्य का सर्वाधिक प्रयोग किया? रास, दोहा, पद या सबद? तो जैन काव्यों ने यूज किया था रास का, जिसमें रास या रासक काव्य परंपरा का महत्व है। उन्होंने धर्म, चरित और उपदेशात्मक विषयों को रास रूप में प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहा जो है वो जैन अपभ्रंश साहित्य में मिलता है, लेकिन प्रमुख काव्य रूप जो है वो रास का है। पद का व्यापक विकास हिंदी काव्य धारा के रूप में दिखाई देता है और सबद जो है वो भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद किस भाषा का ग्रंथ है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली या प्राकृत? तो ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम ग्रंथ है, तो वो वैदिक संस्कृत में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जो है वो बाद की साहित्यिक संस्कृत है। पाली जो है वो बौद्ध साहित्य में मिलती है और प्राकृत जो है इसका यूज भारतीय आर्य भाषाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस भाषा में रचित है? तो त्रिपिटक हमने जानते हैं कि त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। बौद्धों की रचना कौन सी भाषा में हुई थी? पाली भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाली। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में से क्या करेक्ट हो जाएगा? तो पाली। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिभम पिटक। तो ये तीनों मिलेंगे आपको पाली परंपरा में। संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन त्रिपिटक जो आते हैं वो पाली भाषा में आते हैं। प्राकृतिक भाषा अलग भाषिक चरण है और अपभ्रंश जो है वो मध्य भारतीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खस अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? पहाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी या सिंधी? तो खस अपभ्रंश जो है वो पहाड़ी भाषाओं के विकास के लिए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहाड़ी। ये खस अपभ्रंश पहाड़ी भाषाओं के विकास से जोड़ी जाती है। राजस्थानी जो है वो शौरसेनी परंपरा से है। पंजाबी को आपको ब्राह्मण या सिंधी परंपरा से, पैशाची बोलते हैं हम इसको। सिंधी जो है वो ब्राह्मण से है, पंजाबी जो है वो पैशाची या उत्तर पश्चिमी से है। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्राह्मण अपभ्रंश का संबंध किस क्षेत्र से? सिंध, बंगाल, महाराष्ट्र या मगध? तो अब भी हमने देखा कि ब्राह्मण जो है वो सिंध क्षेत्र से आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बंगाली का संबंध मागधी परंपरा से आएगा, महाराष्ट्र महाराष्ट्र से और मगध भी मागधी से। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र अपभ्रंश में से कौन सी भाषा निकली है? मराठी, गुजराती, उड़िया या असमिया? तो ये तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं ना, सुनोगे तो भी बोल दोगे ना कि महाराष्ट्र से क्या आया है? मराठी आया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गुजराती जो है वो आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से आएगी, पश्चिमी। उड़िया का संबंध मागधी अपभ्रंश से है, उड़िया और बंगाली दोनों का। और असमिया का संबंध जो है वो पूर्व मागधी परंपरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोगात्मक भाषा की ओर संक्रमण किस काल में हुआ? ऑप्शंस हैं अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या वैदिक? तो वियोगात्मक जो संस्कृत की जो भाषा थी वो क्या थी आपका? संयोगात्मक भाषा थी, जिसमें कारक चिन्ह जो रहते थे वो शब्द के साथ जुड़े रहते थे। फिर धीरे से क्या हुआ, कारक चिन्हों को अलग लिखा जाने लगा, तो उस भाषा को कहा गया वियोगात्मक भाषा। तो वियोगात्मक भाषा की ओर संक्रमण किस काल में होगा? पाली में, प्राकृत में, वैदिक में या अपभ्रंश में? तो ये हुआ अपभ्रंश में। संस्कृत की संयोगात्मक व्यवस्था से हटकर वियोगात्मक प्रवृत्ति आने लगी। विभक्ति के स्थान पर हम स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग हुआ, कारक चिन्हों का। पाली में हुई थी सरलीकरण की शुरुआत, लेकिन संक्रमण जो हुआ वो अपभ्रंश से हुआ। प्राकृत में भी परिवर्तन हुए, पर जो वियोगात्मक प्रवृत्ति आपको मिलेगी वो अपभ्रंश में मिलेगी। और वैदिक संस्कृत जो है वो संयोगात्मक भाषा है।
अगला सवाल है संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो संस्कृत में 3 वचन लेते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये याद रखना है। हिंदी में हम लोग एक वचन और द्विवचन बोलते हैं, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं, पर संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति ने अपनी किस रचना को अवहट में लिखा? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या उपयुक्त दोनों? तो हमने अभी ऊपर देखा था ना एक क्वेश्चन कि विद्यापति ने किस रचना को अवहट में लिखा था? कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों को। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में शायद गलत हो गया, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट में है और पदावली जो है वो मैथिली में है, इसलिए पदावली के लिए विद्यापति को मैथिल कोकिल की भी संज्ञा मिली थी। ठीक है, तो पदावली हो जाएगी मैथिली में और कीर्तिलता और कीर्ति पताका हो जाएगी आपकी अवहट में। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। कीर्तिलता अवहट में है, कीर्ति पताका भी अवहट में है और पदावली मैथिली में है। नेक्स्ट है अपभ्रंश में अड़ और ड इन ध्वनियों की कैसी स्थिति है? प्रचुरता है, अभाव है, कमी है या इनमें से कोई नहीं है? तो अपभ्रंश को अड़ा अड़ा की भाषा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अड़ा का प्रयोग बहुत होता है, इसीलिए अपभ्रंश में अड़ा और ड की प्रचुरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी ध्वनि व्यवस्था में मूर्धन्य ध्वनियों का महत्वपूर्ण स्थान है। बाकी विकल्प अड़ा का अभाव नहीं है। ठीक है। ड और ढ के विकास को लेकर अपभ्रंश अवहट के विभिन्न व्याकरणों में सूक्ष्म मतभेद मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध प्रदेश की भाषा का विकास भाषा से किसका संबंध है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या खस? तो खस तो पहाड़ी से है, शौरसेनी पश्चिमी से है और अर्धमागधी में आपका पूर्वी हिंदी आती है और मागधी जो है वो मगध की भाषा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध प्रदेश से संबंध जो है वो प्राकृत अपभ्रंश परंपरा है। ठीक है। और इसके अंतर्गत पूर्वी भारत की जो आधुनिक भाषाएं हैं वो आती हैं। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है जिसमें छत्तीसगढ़ी हिंदी और बघेली आएगी। शौरसेनी जो है वो पश्चिमी क्षेत्र की भाषा है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है और खस जो है वो पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, मतलब किस अपभ्रंश से? शौरसेनी, मागधी, ब्राह्मण या खस? तो पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से आई है। हम जानते हैं कि मागधी जो है उससे बिहारी, बंगाली, उड़िया ये सब आते हैं और असामिया। ब्राह्मण जो है वो आपका सिंधी है और खस जो है वो पहाड़ी भाषाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश काल में सबसे अधिक प्रयोग किस शैली का हुआ? चरित काव्य, मुक्तक, गद्य या चंपू काव्य? तो अपभ्रंश काल में जो सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है वो है चरित काव्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरित या चरियु काव्य बोला जाता है, इसकी परंपरा आपको अपभ्रंश में दिखाई देगी और प्रबंधात्मक परंपरा इसमें दिखती है। मुक्तक परंपरा थी पर विशेषकर आपको दिखेगी आप कौन सी परंपरा? चरित काव्य की परंपरा। गद्य की तुलना में पद्य का प्रभाव था और चंपू शैली तो नहीं थी। नेक्स्ट है सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्राह्मण, खस, मागधी या शौरसेनी? तो सिंधी भाषा का विकास माना जाता है ब्राह्मण से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खस तो पहाड़ी के लिए है, मागधी पूर्वी भारत की भाषाओं के लिए और शौरसेनी पश्चिमी हिंदी की है। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल में जैन धर्म के प्रभाव वाली रचनाएं किस रूप में है? रास, चरित, आख्यान या उपयुक्त सभी? तो जो जैन धर्म के प्रभाव वाली रचनाएं हैं वो आपको रास भी मिलेंगी, चरित भी मिलेंगी, आख्यान भी मिलेंगी। तो तीनों आंसर इसका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आदिकालीन जैन साहित्य जो है वो आपका रास, चरित, कथा और पुराणात्मक बहुत सारे रूप में मिलता है। जैन कवियों के जो धार्मिक उपदेश थे, तीर्थंकरों के चरित थे, नीति थी, कथाएं थी, सभी काव्य रूपों में आई थी। ठीक है। और रास जो है वो जैन साहित्य के लिए है पर सिर्फ वही नहीं है, चरित काव्य भी सिर्फ वही नहीं है और आख्यान भी जो है, तीनों मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।